आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा आप जान चुके हैं कि प्लासी एवं बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। फिर भी अंग्रेज़ों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान थीं। ऐसे समय में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने अनेक सुधार कार्य किए, जैसे प्रशासनिक सुधार, भूमि कर सुधार, न्यायिक सुधार, वाणिज्य संबंधी सुधार एवं अनेक युद्ध भी उसके समय में हुए। इनके बारे में विस्तार से इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के आरंभिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में अपना जीवन शुरू किया और उसके बाद ये कासिम बाजार के रेजिडेंट नियुक्त हुए। उसके बाद कलकत्ता परिषद के सदस्य के रूप में काम किया। उसके बाद मद्रास परिषद के सदस्य के रूप में काम किया और इतने अनुभव के बाद इन्हें बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बनाया गया। जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो अनेक चुनौतियां वारेन हेस्टिंग्स के सामने विद्यमान थी और इन चुनौतियों में जो सबसे पहली चुनौती थी कि बंगाल का प्रशासन, बंगाल में एक व्यवस्था बनाने की चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक आर्थिक कंपनी थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बक्सर का युद्ध हो चुका है, समझौते हो चुके हैं मुगल बादशाह से, और अब इस आर्थिक कंपनी को कैसे प्रशासनिक इकाई में बदलना है, यह भी एक चुनौती है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर आर्थिक संकट में है और इस आर्थिक संकट से कंपनी को निजात दिलानी है, उस समस्या को दूर करना है। तो इस प्रकार की चुनौतियां बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के सामने विद्यमान हैं। उसी समय थोड़े समय के बाद यहां पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको समझ लेना है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर है या गवर्नर जनरल, और उसके बाद इनके जो कार्य हैं, चुनौतियों से निपटने के लिए जो कार्य किए, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये पहला कानून है, पहला एक्ट है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया है और ब्रिटिश संसद का पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप होता है। इसके माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि अगर आपसे पूछते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो जब ये 1773 का एक्ट आता है तो इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि कंपनी का जो प्रशासन है, भारत का जो प्रशासन है, वो गवर्नर जनरल और 4 सदस्य मिलकर करेंगे। तो गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स हो गया
और भारत में एक अधिकारी और थे, उनका नाम था बारवेल, और 3 अधिकारी इंग्लैंड से भारत आए, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट एवं परिषद के झगड़े के नाम से जानते हैं। कार्यों पर बात करने से पहले इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। इंग्लैंड से जो 3 सदस्य आए, उनके नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके नाम हैं क्लेवरिंग, मानसन एवं फ्रांसिस। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जो 3 सदस्य ये आए हैं, क्लेवरिंग, मानसन और फ्रांसिस, ये तीनों वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के विरोधी हैं। आपसे पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कौन कौन वारेन हेस्टिंग्स का विरोधी था। क्लेवरिंग था, मानसन था, फ्रांसिस था, और ये जो फ्रांसिस है ये घोर विरोधी था। विरोधी तीनों हैं, लेकिन जो फ्रांसिस है वो घोर विरोधी है। तो बहुत चुनौतियां आई वारेन हेस्टिंग्स के सामने, लेकिन इन चुनौतियों से निपटते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के हितों को आगे बढ़ाया, ब्रिटिश सरकार के हितों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो कार्य किया उसमें सबसे पहले प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक सुधार में उनका जो पहला काम था, द्वैध शासन जो बंगाल में चला आ रहा था, जिसमें शासन में कंपनी की भी भूमिका थी और बंगाल के नवाब की भी भूमिका थी। एक के पास दीवानी था, कंपनी के पास निजामत के कार्य बंगाल के नवाब के पास थे। तो ये द्वैध शासन, इसको समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। दूसरा काम जो इन्होंने किया कि कोष जो है उसका ट्रांसफ़र कर दिया और वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आ जाता है। इसके अलावा सारा का सारा जो दीवानी कार्य है वो कंपनी के कर्मचारियों पर डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार करते हैं आपके वारेन हेस्टिंग्स, और यह भी करते हैं कि मुगल बादशाह से जो संधि चली आ रही है उनको 26 लाख रुपए एक पेंशन के रूप में दिया जाता था, और वो 26 लाख जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है। बंगाल के नवाब को जो निजामत कार्य के लिए 32 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके स्थान पर 16 लाख रुपया कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के सुधार करते हैं। मुगल बादशाह से भी जो इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले हैं उनको वापस ले लेते हैं। तो ये प्रशासनिक सुधार हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने ट्रांसफ़र किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके बाद मुगल बादशाह की पेंशन किसने बंद की, और ये सारे एक वनडे एग्जाम्स में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद भूमि सुधार की चर्चा करेंगे। भूमि कर के लिए जो प्रबंध किया वारेन हेस्टिंग्स ने, उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये समझना है कि वारेन हेस्टिंग्स ये समझता है कि समस्त भूमि पर सरकार का अधिकार होता है, यानी वह इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता कि एक बिचौलिया वर्ग है वह भूमि का स्वामी है या किसान भूमि का स्वामी है। इस प्रकार की मान्यता को वह स्वीकार नहीं करता। दूसरा वो कार्य करता है कि एक पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। पंचवर्षीय योजना भूमि कर के संदर्भ में लेकर आता है, और जो ऊंची बोली लगाता है उसको कर संग्रह की जिम्मेदारी
दे दी जाती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाती। इसके बाद उसने 1 वर्षीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो भूमि कर के संबंध में जो उसने सुधार किया है, एक तो पंचवर्षीय योजना और दूसरा 1 वर्षीय योजना उसने लागू की। ये बहुत सफल नहीं हो पाती है। उसका कारण ये हो जाता है कि इसमें केंद्रीकरण बहुत था। उसकी ये मान्यता थी कि हमारा ही अधिकार है, सरकार का ही अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार उसने किसानों को जो दिए जा सकते थे, ज़मींदारों को दिए जा सकते थे, वो नहीं दिया। तो भूमि कर सुधार बहुत सफल नहीं हो पाए। न्यायिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। उसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय बनाया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का विकास था न्यायिक सुधार के संदर्भ में। और ख़ास बात ये थी कि इन न्यायालयों में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू की जाती थी। एक बड़ी बात थी। उसने अनेक पुस्तकों का, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि से संबंधित अनेक पुस्तकों का अनुवाद करवाया, उनको छपवाया। जैसे 1776 ईस्वी में हिंदू विधि से संबंधित कोड ऑफ जेंटू लॉज पब्लिश करवाई। 1791 ईस्वी में एक किताब की रचना हुई और उस किताब की रचना से विलियम जोन्स और कोलब्रुक जुड़े हुए हैं। और किताब का नाम था डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। इसके अलावा भी वारेन हेस्टिंग्स ने एक किताब का नाम लिख लीजिए, फतवा ए आलमगीरी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी करवाता है। तो ये एक विशेष कुछ तथ्य हैं। इसके अलावा जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है। इसके बाद 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें अंग्रेजी कानून लागू होते हैं। पहले जो न्यायालय है जिले के स्तर पर है, सदर निजामत का न्यायालय, सदर दीवानी का न्यायालय, वहाँ हिंदू विधि और मुस्लिम विधि लागू होती है। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है 1773 के अधिनियम के द्वारा, उसमें अंग्रेजी कानून लागू होते हैं। बहुत पूछा जाता है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम पूछा जाता है, आप याद कर लेंगे। मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, ये नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने वाणिज्य संबंधी सुधार किया और वाणिज्य संबंधी सुधारों में जमींदारों के जो शुल्क गृह थे उनको समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर 5 शुल्क गृह स्थापित किए। वारेन हेस्टिंग्स ने 5 शुल्क गृह स्थापित किए। कहाँ कहाँ किया? कलकत्ता में किया, हुगली में किया, मुर्शिदाबाद में किया, ढाका में किया और पटना में किया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए शुल्क गृहों की स्थापना की, कितने शुल्क गृह थे? 5। कहाँ कहाँ स्थापित हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो शुल्क था ये उन्होंने निश्चित कर दिया, 2.5% देना है। कंपनी के कर्मचारियों को जो छूट है वो समाप्त कर दिया, सभी को ये शुल्क अदा करना है। तो इस प्रकार के सुधार किया है।
वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके अलावा विदेश संबंधी भी मामले हैं, बहुत सारी घटनाएं आपको याद रखना है। दो का तो उल्लेख पहले हमने किया है, जैसे मुगल बादशाह से संबंध, उनकी पेंशन बंद कर देते हैं, बंगाल के नवाब की पेंशन को कम कर देते हैं। इसके अलावा भी एक रुहेला युद्ध आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। अंग्रेज़ी कंपनी, जो अंग्रेज़ी सरकार है, उसकी सहायता से अवध के नवाब आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं। 1774 में पूछा जाता है कि रुहेला युद्ध के समय में कौन गवर्नर जनरल था, तो आपको नाम बताना होगा, वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा कुछ युद्ध हुए हैं, उनके नाम आप लिख लें, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 82 के मध्य था। किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 1780 से 84 के मध्य हुआ, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। इसके अलावा एक चेत सिंह मामला भी आप लिख लें। चेत सिंह मामला किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। चेत सिंह का मामला यह है कि ये बनारस के राजा थे और पहले ये अवध के नवाब के अधीन थे, लेकिन दबाव देकर के कंपनी ने अपने अधीन बना लिया और इनको 22.5 लाख रुपए वार्षिक देना होता था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इन पर दबाव डाला वारेन हेस्टिंग्स ने, और सुविधाओं की मांग की, सैनिकों की मांग की, घूस की मांग की, और जब इन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो वारेन हेस्टिंग्स सेना के साथ बनारस पहुंच जाते हैं। चेत सिंह भाग जाते हैं और बाद में इनके भतीजे महीप नारायण को बनारस का राजा बना दिया जाता है। तो ये हमारे विदेशी संबंधी मामले हैं। अवध की बेगमों का मामला है। इनसे भी अंग्रेज दबाव देते हैं और जो अवध के नवाब हैं वो अंग्रेज़ों की सहायता से जो शुजाउद्दौला की पत्नियां हैं, बीबियां हैं, फैज़ाबाद में रह रही हैं, उनसे बहुत सारा धन लेते हैं। पहले 50 लाख लिया और बाद में दबाव डाल करके 105 लाख रुपए लिया और उसका लाभ वारेन हेस्टिंग्स ने लिया। एक और आप नंद कुमार पर अभियोग मामला भी याद रखें। नंद कुमार पर अभियोग का मामला यह है कि नंद कुमार एक बंगाल का ब्राह्मण था। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि नंद कुमार का अभियोग किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। चेत सिंह का मामला किसके समय में है? वारेन हेस्टिंग्स में। एग्जाम में हमारा काम हो जाता है। तो बंगाल का ब्राह्मण था, इसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि घूस ले करके आपने बंगाल के नवाब की जो शक्तियां दी हैं, बंगाल के जो अल्पवयस्क नवाब हैं उनकी संरक्षिका जो आपने बनाया है मीर जाफ़र की पत्नी को, वो घूस लेकर बनाया। लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर अभियोग लगाया, कई झूठे मुकदमे दायर किया और नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। तो ये बहुत संक्षेप में नंद कुमार का मामला है, इसका विवरण नहीं पूछा जाता है। नंद कुमार पर अभियोग है, किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। बस ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट, उससे संबंधित झगड़े, प्रशासनिक सुधार, भूमिकर सुधार, न्यायिक सुधार, वाणिज्य संबंधी सुधार, विदेश संबंधी मामले और नंद कुमार अभियोग पर एक विस्तृत चर्चा थी। इसके बाद आप ऐसा मूल्यांकन के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और एक सीमा तक सफल भी हुआ, एक सीमा तक सफल हुआ।
लेकिन इस सफलता में भारतीयों को कोई दायित्व तो नहीं दिया गया, भारतीयों का विश्वास नहीं था उसमें, तथा भारतीयों को दायित्व तो नहीं दिया गया, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश हितों के लिए, कंपनी के हितों के लिए ही कार्य किया। कोई समझौता, कोई वार्ता, कोई वचन उसके लिए मायने नहीं रखता था, और इसीलिए उस पर महाभियोग भी चलाया जाता। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट लाया गया ब्रिटिश संसद में। ये महाभियोग कहाँ चला था? ब्रिटिश संसद में। तो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। और ये जब महाभियोग चल रहा था तो उस समय एक बर्क वहाँ के सांसद थे, बड़े उत्तेजक वक्ता थे। इन्होंने इसको चूहा नेवला तक कहा, चूहा और नेवला की संज्ञा दे दी। इसके अलावा और बहुत सारी उपाधियां उन्हें दी, जैसे कहा कि ये अन्याय का मुखिया है। एक बहुत बड़ी बात है, अन्याय का मुखिया। और कहा कि ये झूठा बैलों का सरदार है। तो इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि अन्याय का मुखिया किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। चूहा और नेवला की उपाधि किसे दी गई? वारेन हेस्टिंग्स को। झूठा बैलों का सरदार किसको कहा गया? वारेन हेस्टिंग्स को। किसने कहा? बर्क ने। महाभियोग जब ये चला ब्रिटिश संसद में, बहुत तर्क वितर्क हुआ, लेकिन अंततः संसद ने कहा कि जो भी वारेन हेस्टिंग्स ने कार्य किया है वह अंग्रेज़ी हितों के लिए किया है, कंपनी के हितों के लिए किया है, इसलिए महाभियोग से उसे बरी कर दिया गया।